नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीईटी 12th लेवल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अब देखना ये है कि आज की ये जो क्लास है ना, सुबह-सुबह की, सुबह-सुबह आपकी ये क्लास हो रही है। तो सुबह-सुबह की ये जो क्लास है, इससे आप कितने सही कर पाते हैं, इस क्लास से आपका पता लगेगा कि आप कितने पानी में और कितने बाहर हैं। क्योंकि आपके पास अब दिन बचे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 18 और आपके एग्जाम है 22, 23 और 24 अक्टूबर को। तो देखना ये है कि आप कितने पानी में और कितने बाहर हैं, ये क्लास तय कर देगी कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक भी सेकंड बिना स्किप किए एकाग्रता से पूरी क्लास को लीजिएगा, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन है ना, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से, ठीक है ना? तो एक-एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हौसला रखना है आपको, क्योंकि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। तो समुद्र आएगा तो ऐसा मान के चलिए सीटी जो है वो पास भी होगा और अच्छे मार्क्स भी आएँगे, सीधी-सी बात है भैया, ठीक है ना? तो सीटी 12th लेवल 12th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है, ठीक है? तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, पता चल जाएगा इस क्लास के बाद। अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये चलने वाले हैं, ठीक है? तो आप में से कोई भी चैनल पर नया विज़िट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, जिससे नई क्लास का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और अपनी रेगुलर एक शाम को क्लास होती है 8:30 बजे, लाइव क्लास होती है। देखो कल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वैसे तो रेगुलर होती है भई, एक दिन नहीं हुई तो क्या हो गया, ठीक है ना? तो शाम को रेगुलर 8:30 बजे लाइव क्लास होती है आपकी और उस क्लास में आना मत भूलिया करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भी चलते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो और रिकॉर्डेड क्लासेस साथ में मिल ही रही है आपको, ठीक है? तो सब्सक्राइब इसलिए करवाया जाता है जिससे कि आप है ना, हाँ, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना? शेयर करो, मैं नहीं कह रहा ये, ठीक है ना? सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब देखना ये कि आप कितने सही क्वेश्चन कर पाते हैं। अब देखो पूरा का पूरा पेपर करने वाले हैं हम, ठीक है ना? और समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, 30 मिनट का ऊपर में मान के चलिए, ठीक है ना? है ना? तो इसमें देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं, आपका पता अब यहाँ लगने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी-जल्दी फटाफट है ना, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। तो पहला ही आपका क्वेश्चन आ गया है और आपके सामने है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा की जाती है भाई? घास, जंतु, शैवाल या वृक्ष? तो सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा जो है वो शैवाल के द्वारा सूर्य से ग्रहण की जाती है भाई। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। और ऊर्जा के पिरामिड का यदि हम क्या कर दें, ग्राफ खींचें, क्या खींचें? ग्राफ। तो इस प्रकार से यदि आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ आपका रेखिक आएगा दोस्तों। रेखिक समझ रहे हो क्या? अरे रेखिक का मतलब है भाई एकदम सीधा आएगा, ठीक है ना? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है दोस्तों, ठीक है? तो इसको गलत नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऊर्जा के प्रत्येक स्थानांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर लगातार ऊर्जा में होता क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो भैया यहाँ पे कमी होती है इसमें। क्या होती है? कमी। आपका यहाँ पर सी लॉक हो जाएगा। ठीक है? कौन सा लॉक हो जाएगा? सी। क्योंकि ऊर्जा के प्रत्येक स्थानांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगातार क्या होगी? भई स्थानांतरण किया जा रहा है तो यहाँ पे कमी होने वाली है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, अब देखो सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं हम, राजनीति भी हम कर रहे हैं, इतिहास भी हम कर रहे हैं, भूगोल भी हम कर रहे हैं, हिंदी भी हम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आप कितने सही करते हैं, बस ज़रूरी तो ये है। ठीक है? तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो निम्न में से कौन-सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंध में गलत है? बताओ, इनमें से कौन-सा ऐसा कथन है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत दिया गया है? ये आपसे पूछा गया है भई। तो प्रारंभ में इससे अध्यक्ष से 4 सदस्य थे। यह 1951 के राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमन पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल एस के घोष ही थे। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। ये भी सही है। लगभग सारे ही करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे गलत कथन ये हो जाता है कि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष में ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, 4 नहीं थे, ज़्यादा थे भाई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो आपका यहां पर क्या लॉक हो जाएगा? अरे गुरुजी डी कर दीजिए लॉक। बिल्कुल डी लॉक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्या प्रभाव
प्रभाव में मतलब कब आया था ये राजस्थान लोक सेवा आयोग? तो 22 नवंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 22 फरवरी 1950। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 22 दिसंबर 1949 को जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग है ये प्रभाव में आया था भाई। और किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? क्वेश्चन संख्या 7 आपका ये कह रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निर्वाचन आयोग, यानी आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों। क्या लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आठवां प्रश्न आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जुलाई 1954 में हुआ था अभी। यहाँ पर आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1954 में को हो गया था अभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? यानी किसको नियुक्त किया जा सकता है? तो ये आपकी किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, उसी को किया जा सकता है, बाकी को नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आराम से वीडियो को रोक के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, फटाफट से इन क्वेश्चनों को लिख भी लिया करो साथ में, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और यदि नहीं लिख रहे हो तो कम से कम 2-3 बार, है ना, चाहे 2 गुना स्पीड में से पढ़ के जाओ। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? इनमें से कौन ऐसा था जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष का क्या नहीं था? हाँ, अध्यक्ष नहीं था, मतलब आयोग का अध्यक्ष नहीं था। कौन था वो? तो वो आपका बताओ, एन के जैन, यानी जस्टिस एन के जैन, या फिर एस सगीर अहमद, या जस्टिस काता भटनागर, या फिर जस्टिस प्रेमचंद जैन। तो वह नाम आ जाता है प्रेमचंद जैन का। यहाँ पर डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त पूछा आपसे, बताइए। लक्ष्मण सिंह राठौड़, सुरेश चौधरी, एल एल लाठर, या देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो यहाँ पे आपका सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। एल एल लाठर का नाम आ जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भाई यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? आरटीई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था? राज्य महिला एवं बाल विकास आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, या राज्य सूचना आयोग। तो 12वें का राइट क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा राज्य सूचना आयोग, यानी यहां पर हम किसको लॉक कर देते हैं? डी को लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। निम्न राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही कोड चुने। देखो, आपकी राजनीति चल रही है और बड़े अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई। राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही कोड चुनना है। यह एक सांविधिक निकाय है। ये स्व क्या लिखा है? स्वायत्तता से निकाय है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाने वाला है? तो ये एक सांविधिक निकाय, ये तो सही बात है। और स्वायत्तता से भी निकाय है, वेरी गुड, क्या बात है गुरुजी। तो पहला और दूसरा बी आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देता है भाई? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है भाई, है ना? तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में आप सबका जवाब आना चाहिए। देखते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई, ठीक है ना? हाँ, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताइए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका इंदिरा पावर पॉइंट है भाई। सी आपका लॉक हो जाएगा। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है ना आपका, वो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये आपका 4 में विभाजित है मेरे दोस्त। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 में। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। कुमाऊं हिमालय, क्या लिखा गया? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखो, भारत का जिक्र भी चल रहा है। सिंधु सतलज काली तीस्ता, सतलज काली तीस्ता, या ब्रह्मपुत्र। कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतलज और काली आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम सी को लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है भाई? 18वां प्रश्न आपका। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, यही आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। सही क्रम आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका, तो गलत करना नहीं था। फिर 19वां प्रश्न है अरावली, क्या लिखा गया है? देखो, पहले क्वेश्चन पढ़वा देता हूं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार स्थित है, ये आपसे पूछा गया भाई। ठीक है ना, और आपके पास ऑप्शन आपके ये रहे।
पहला ऑप्शन मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, अगला दक्कन का पठार, फिर प्रायद्वीप का पठार लिखा गया है। तो यहाँ राइट कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ गुरुजी मालवा का पठार हो जाएगा, बिल्कुल मालवा का पठार है, ये आपका लोक हो जाएगा। भागीरथी नदी निकलती है, ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी गोमुख से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? ये आपका राइट हो जाएगा, गोमुख से आपकी ये निकलती है। अगला प्रश्न देखो, कयाल क्या है भाई? हाँ, व्हाट इज कयाल? कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़े या केरल के लेगून है। यानी 21वें का कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा केरल के लेगून, यानी आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण यानी द्रवास करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। बताओ वो कारण क्या है, वो बताना है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कारण है, बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को को आधिकारिक तौर पर किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया था? नंबर 23 आपका ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड, ठीक है ना। हाँ, सी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर किस शहर को भारत का पहला, तो ये वो कोझिकोड था, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? सोनाली सुतार को किस संग्रह के राजस्थान, यानी सोनाली जो सुतार है उसको किस संग्रह के लिए राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो ये आपके सूट शोधुन जग अंगने, इसके लिए किया गया था भाई। देखो अब बहुत सारे कैंडिडेट इसको गलत करके आएंगे, पहले पढ़ लो। सोनाली सुतार का नाम लिखा है, तो इनको पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? ये कौन सी भाषा साहित्य? तो सूट शोधुन, क्या लिखेंगे? सूट शोधुन जग अंगने, इसके लिए दिया गया था, याद रखना। ये आपका लोक हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं तो कहता हूं कि आपके 22 अक्टूबर को छप सकता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2024 किसे प्रदान किया गया? गोविंद शर्मा को, देवेंद्र कुमार, स्वयं प्रकाश या नासीरा शर्मा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो 25 नंबर का राइट हो जाएगा देवेंद्र कुमार, आपका बी लोक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? बी को लोक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताओ। 26 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था, विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे भाई? 27 नंबर क्वेश्चन आया आपका, कौन बने थे? बुच विल्मोर, गोपीचंद थोटाकुरा या केरोल स्केलर या ओलेग कोनोनेंको? तो ये आपका डी लोक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? डी लोक हो जाएगा, डी लोक होगा ना, है ना, बिल्कुल। ओलेग, हाँ, कोनोनेंको, या गलत मत कर देना भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का एक अभिन्न अंग है? 28वां प्रश्न आया है आपका, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई, ठीक है। सीडी, केवल पठनीय स्मृति रोम या रजिस्टर या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, RAM होगा। कौन सा आपका राइट हो जाएगा? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब देख लो, आप सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके। रजिस्टर आपका राइट हो जाएगा, सी लोक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न सर जी बहुत कुछ कह जाता है। प्रश्न आपका ये कहता है, देखो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या क्या कहा जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मदरबोर्ड कहा जाता है दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा। और SATA और IDE क्या है? बताओ भाई, ये SATA और IDE क्या है, आपसे ये पूछा गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया है। तो एक हार्ड डिस्क है और ड्राइवर के प्रकार है, ये ड्राइव के प्रकार है, ड्राइव के, हार्ड डिस्क और ड्राइव के प्रकार होते हैं ये। सी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न क्या कहता है? 31वां प्रश्न आपका ये कहता है कि यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? 31 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका विश्वसनीयता हो जाएगा। यहाँ पर हम बी लॉक कर देंगे दोस्तों, क्या लॉक कर देंगे? बी लॉक कर देंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फिर तीसरी पीढ़ी? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी राइट हो जाएगा, डी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है ना, DPI का पूर्ण रूप आपसे पूछ लेगा 33 नंबर में, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डॉट्स पर
इंच, डॉट्स पर है इंच, यानी आपका बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? डिवाइस ड्राइवर, प्रोसेसर, सेल या रजिस्टर? 34 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ आपका सेल राइट हो जाएगा। सी को हम क्या कर देते हैं दोस्तों? लॉक कर देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 35 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अभी? 35 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका लिनक्स हो जाएगा। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? बताओ कौन सी सर्किट का प्रयोग होता है भाई इसमें? 36 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो राइट आंसर आपका फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। तो दो आपके पास कथन लिखे गए हैं, कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? आपको गलत कथन बताना है, तो पहला ही कथन गलत हो जाता है, यहाँ पर आपका सी लॉक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका में सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी का समान हो गया तो फिर काम कैसे करेंगे बताओ? तो राइट आंसर आपका सी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका असत्य कथन हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। एमएस वर्ड में 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 38 का राइट कौन सा हो जाएगा? 38 का राइट हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ एट और उसके साथ डी दबाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तब आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए? एड नोट, हाँ एंड नोट को डालने के लिए, ठीक है। हाँ गुरुजी, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न कहता है एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इससे डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी? सर्च एंड डिलीट ऑल, फाइट एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड डिलीट ऑल या सर्च एंड रिप्लेस ऑल? तो बताओ इनमें से कौन सा लगेगा, वो सिस्टम कौन सा लगेगा? 39 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? फाइंड एंड, क्योंकि फाइंड करना पड़ेगा हरियाणा कहाँ कहाँ है। हरियाणा फाइंड कर लिया तो बस हरियाणा हरियाणा डिलीट होना चाहिए, तो रिप्लेस ऑल, फिर उसके बाद में रिप्लेस से ऑल कर देंगे तो राइट हो जाएगा। बाकी देखो पहले वाले तो, पहला वाला तो एकदम ही गलत, डिलीट ऑल कर दिया तो पूरा पैराग्राफ ही चला जाएगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट चला जाएगा भाई, ठीक है ना? तो बी आपका यहाँ पर क्या हो जाने है? लॉक हो जाने वाला है भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन कहता है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? बताओ, है ना? 40 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखो, सेल का चयन करें, फॉर्मूला बार में संपादित करें, सेल पर डबल क्लिक करें और सीधे संपादित करें। ये तो तीनों ही सही है भाई। सेल का चयन करें, F2 दबाएं, सीधे संपादित करें, F2 से सीधा संपादित किया जा सकता है। यहाँ पर आपका बी लॉक हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, आगे अब देखो इसमें है ना, मैं ले चलता हूं आपको जीके की ओर। यहाँ यहाँ आ जाओ भाई, ठीक है। हाँ, 43 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? छबड़ा, पलाना, सूरतगढ़, अंता? बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई यहाँ पर, तो ये आपका अंता राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? अंता आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम डी को लॉक करेंगे दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है। सौर ऊर्जा प्लांट मोकला लिखा है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतबाटा लिखा है, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल लिखा है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर लिखा गया है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 44 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? 44 नंबर में आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? गैस आधारित ऊर्जा परियोजना, ये गलत लिख दिया है, ये भाई गिरल गलत लिख दिया है, गिरल में नहीं है, ठीक है ना? बाकी आपका सब करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट किससे सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर या फिर कोटा बैराज? तो 45 का राइट कौन सा हो जाएगा? 45 का सर जी राणा प्रताप सागर को लॉक कर दीजिए, ए आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA की स्थापना हुई? बताओ किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया 46 नंबर में। तो ये आपके 1985 में हुई थी दोस्तों, 1985 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की क्या है
अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, ये पूछा आपसे, तो वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। देखो ये, और बिल्कुल यही है भाई, है ना, हर जगह आपको जहां भी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्षमता की बात करें तो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्थान राजस्थान की गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो रुडा, RUDA, राजस्थान नवीनकृत ऊर्जा निगम, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण निगम। तो कौन सा 48 का राइट हो जाएगा? 48 का आपका रुडा, यानी आपका ए यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। सबसे पहले पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो ये आपकी 2011 में की गई थी भाई, इसमें तो क्या ही सोचना, है ना, ये तो आराम से सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। और फिर देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ तो वैसे हल करने के लिए अलग से जाना पड़ेगा। 2x+7 डिग्री 3x-2 डिग्री पूरक कोण है, तो x का मान बताओ। पूरक कोण का मतलब होता है कि 2x+7 और ये जो प्लस है ना 3x-2, इनका योग बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं, याद रखना, है ना। तो 2x 3x कितना हो जाएगा? ये तो जुड़ जाएंगे 5x, और साथ में से 2 घट जाएगा +5 बराबर आ जाएगा 90। यहां से आप हल कर लो, 5x बराबर 5 को इधर भेजोगे ट्रांसफर करोगे 85 बचेगा, x बराबर 85/5 हो जाएगा। तो आपके 13 पंजे 85 होता है क्या? हाँ, तो यहाँ आपका 13 डिग्री राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हल किस किस को करवाऊंगा भाई? और ये समांतर रेखाओं में तिरक रेखा बने अंत एकांतर कोणों में 110 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना है? एक 110 है तो दूसरा घटा दीजिए आप, है ना, बराबर होते हैं एकांतर कोण। ठीक है, 180 में से घटा देना, आसन कोण पूछे तो। अब देखो, अब ये सारे के सारे गणित के क्वेश्चन है, तो गणित वालों को छोड़ते हैं भाई। ठीक है ना, गणित वाले सारे हल करवाने पड़ेंगे, तो इनको एक बार छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो इसमें आ जाओ यहां से, चलिए ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसमें आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? 77 नंबर में धात्विक कौन सा नहीं है? मैग्नीज नहीं है, तांबा नहीं है, जस्ता नहीं है, ये सारे धातु है भैया। ठीक है ना, फास्फेट धातु नहीं है, सी लोक हो जाएगा। जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया स्थित है। जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया, तो ये दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ में है, बी आपका लोक हो जाएगा। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है भाई। ठीक है ना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है, बताओ, है ना। 79 नंबर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके सीसा, जिंकयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, यहाँ आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लोक हो जाएगा? डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 80 नंबर, 80 नंबर में आपका फ्लोराइट राइट हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा अंगुचा की खाने जिस जिले में स्थित है वो बताइए, बताओ भाई। रामपुरा अंगुचा के लिए क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, जिसको आप वस्त्र नगरी भी कहते हैं, भीलवाड़ा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए लोक हो जाएगा भाई दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है असंगत युग्म छांटिए। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र लिखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 82 नंबर। तो लोहे अयस्क मोरिजा बानोला, बिल्कुल ठीक है। टंगस्टन नाना कराब, वेरी गुड, क्या बात है, परसों ही पढ़वाया था मैंने, है ना। लेकिन मैग्नीज ये लीलवाणी लिखा है ना, ये सही है क्या? हाँ ये भी ठीक है। जिप्सम ऋषभ देव, ये गलत आ गया, जिप्सम ऋषभ देव नहीं है भाई। ठीक है ना, हाँ खनन क्षेत्र ऋषभ देव में जिप्सम का नहीं है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, मिलाना है आपको एक खनिज को खनन क्षेत्र से मिलाना, आपके सुमेलित करना है भाई 83 नंबर में। तो 83 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? आपका राइट हो जाएगा, देखो तांबा। पहले तांबा, तो तांबा आपके खोदरीबा, नाम आती खोदरीबा ना, पढ़ाया ना मैंने पहले भी आपको। सीसा और जस्ता लिखा गया है, सीसा और जस्ता किससे मिल जाएगा आपका? राजपुरा दरीबा से मिल जाएगा। बेरिलियम जो है वो आपका कहां से मिल जाएगा? ये आपका बांदेर सिंदरी, बै से बेरिलियम, बै से बांदेर। लोहे अयस्क आपके नाथरापाल से मिल जाएगा। तो कौन सा राइट हो रहा है? CADB कहां लिखा है? ये लीजिए, इसमें लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है, आपका बी लोक हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न में। हाँ गुरजीत चलो अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 84। 84 देखो भाई, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 84 नंबर क्वेश्चन फिर से आपको कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज
खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये तो कर लिया क्या हमने? नहीं, ये तो सर नहीं किया, पीछे वाला किया, ये नहीं किया हमने। चलिए कोई बात नहीं। सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है। तो मैग्नीज है ना, खोदरीबा थोड़ी अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, यही गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। जिप्सम जामसर हो जाएगा, जिप्सम क्या हो जाएगा? जामसर, एकदम राइट है बिल्कुल। डाबला सिंगड़ा लोहे इश्क बिल्कुल अभी पढ़ा है। रोक फास्फेट मटून ठीक है, लेकिन ये खोदरीबा में नहीं है भाई। अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, याद कीजिए, है ना। हाँ, जिसमें क्या पढ़ा था? लोह इश्क हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बांदेर सिंदरी पढ़ा था ना। हाँ, तो बांदेर सिंदरी में है, तो ये खोदरीबा कैसे लिख दिया इसने? खोदरीबा किसके लिए आएगा? खोदरीबा तो गुरुजी बेरिलियम के लिए आएगा, है ना। और इसने लोह इश्क के सामने लिख दिया, इसलिए आपका ये असंगत हो जाता है। चलो भाई गुरुजी अगला प्रश्न चलो, लेट मत करो। चलो 85 नंबर क्वेश्चन देखो। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फेल्सपार खनिज की अधिकता 12, अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर। कौन सा राइट हो जाएगा? तो 85 का आपका अजमेर राइट हो जाएगा, बी लॉक कर देते हैं। बांसवाड़ा का जगपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जगपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोल्ड के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोरिजा बानोला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ये आपसे पूछा गया 87 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ आपका लोह अयस्क राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुमेलित कीजिए, खनिज और क्षेत्र लिखा है, एक तरफ खनिज है एक तरफ है क्षेत्र लिखा है भाई, सुमेलित करना है। एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है ना। बिल्कुल सुमेलित कर देते। लोह अयस्क अभी बताया था, डाबला सिंगाना, ठीक है। और उसके बाद में तांबा लिखा गया दोस्तों, तांबा खोदरीबा से मिल जाएगा बिल्कुल तांबा। और एक चीज और है, वो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दोनों के दोनों है ना। हाँ, खोदरीबा सही है आपके, ठीक है। और उसके बाद में आपके हो जाता है शीशा वजस्ता, तो ये आपका चौथ का बरवाड़ा हो जाएगा। टंगस्टाम के डेगाने, हाँ बाकरी डेकान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ ये सेट बैठ रहा है, कौन सा? डी सेट बैठ रहा है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, ये देखो हिंदी भी आ गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का क्या मतलब है भाई, है ना। तो बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, इसका मतलब होता है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। ये तो आसान था, आराम से बता सकते थे आप। लोकोक्ति मुहावरा तो एक तो कन्फर्म है। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर बताओ। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर पूछा आपसे, बताओ क्या अंतर होता है भाई। तो देखो, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, केवल वाक्यांश होता है मुहावरे में, और ये पूर्ण वाक्य होती है। तो सी लोक हो जाएगा, सामने ही पढ़ा था इसमें, उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया? बहुत ही कठिन काम करने का क्या मतलब है? यहाँ पर लिखा गया बहुत ही कठिन कार्य करना। तो संस्कृत पढ़ाना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। संस्कृत पढ़ाना क्या है? लोहे के चने चबाना, कोई आसान वाला काम नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा, और ऑप्शन को देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा, बताओ। नहीं तो मुझे क्या आता है? मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। हाँ गुरुजी, ये तो आराम से बता देंगे हम। टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है मुझे, ठीक है ना। हाँ, मेरे रुपए लौटा दो, ठीक है ना, वरना टेढ़ी उंगली से मैं घी निकाल लूंगा। ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसमें चलते हैं गुरुजी 116 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ आ जाओ भाई, ठीक है। प्रश्न देखो, नाइट्रोजन चक्र में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भाई? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाइट्रोबैक्टर रखता है। दो या दो से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, इस संबंध को क्या कहा जाता है? बताओ। इस संबंध को सहभोजिता कहा जाता है, सी आपका लोक हो जाएगा। विज्ञान के प्रश्न भी चल रहे हैं, हिंदी भी चल रही है, कंप्यूटर भी चल रहा है, जो भी लिखा गया थंबनेल में वो सारे सब्जेक्ट हैं भाई, है ना। पुनर्योगित डीएनए तकनीक, रिंकोबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 119 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से कौन सी तकनीक नहीं आती है? तो आपके जैव सूचकांक नहीं आती है, आपका ए यहाँ पर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, चले अगले प्रश्न में। हाँ गुरु चलो इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान
राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना कब की गई थी बताओ। ये गलत नहीं करोगे ना इसको, ना गुरुजी इसको हम गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1998 हो जाएगा। ये जो आपकी है ना पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना 1998 में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न, आउआ ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच आयोग की अध्यक्षता किसको दी गई थी बताओ। 122 नंबर क्वेश्चन आपका है ना। तो यहाँ पे आपका मेजर टेलर राइट हो जाएगा, यानी हम सी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष हुआ था। 123 नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कोटा लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? कोटा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो 124 का राइट हो जाएगा अजमेर। कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, आपका अजमेर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नीमच सैनिक छावनी में किस सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी को सर्वप्रथम चुनौती दी थी? 125 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो कौन था वो? मोहम्मद अली बेग था ना। कहाँ लिखा है गुरुजी? यहाँ डी में लिखा है ना, मोहम्मद अली बेग था वो। राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में। हाँ गुरुजी चलो अगला प्रश्न में देखो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर 126 नंबर आ जाता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे जीके के चल रहे हैं फिलहाल। 1857 के विद्रोह के समय किस रियासत में भवानी तथा नारायणी पलटन ने विद्रोह कर दिया था? किसने कर दिया था? तो कोटा, कोटा था वो। 1857 की क्रांति के समय सैनिक अधिकारी न्यूबरी की हत्या कहां कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो नसीराबाद था वो जगह। वो जगह कौन सी थी? नसीराबाद थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सत्य कथन का चयन करो भाई। सत्य कथन कौन सा है इसमें, वो आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर अजमेर, बिल्कुल सही है। शेखवाटी ब्रिगेड झुंझुनू में ही है। मेवाड़ भील कोर मुख्यालय खेरवाड़ा में ही है। जोधपुर लीजियन पाली, ये तो सारे ही सही हो रहे हैं। यहाँ पे डी लोक हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 और 4 आपका राइट हो जाएगा, सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखो, 129 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय विद्रोह में भाग लेने वाली सैनिक छावनियों का सही क्रम बताना है। पहला नीमच लिखा है, फिर एरिनपुरा, फिर नसीराबाद, फिर देवली लिखा गया है। तो 129 में राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो आपको सबसे पहले बताना है, सबसे पहले नसीराबाद होगा भाई, नसीराबाद हो जाएगा, यानी 3 नंबर पहले आएगा। और उसके बाद में आपके नीमच हो जाएगा। नीमच, नीमच आ गया आपके 3 के बाद में। 1 नंबर पे नीमच आ रहा है, और उसके बाद में आपकी क्या आ रहा है? देवली आ जाएगा। देवली 4 नंबर पे, और फिर लास्ट में 2 नंबर आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका 3 1 2 4 2 कहाँ पे? यहाँ पे बी से ही हो रहा है, बी, ठीक है ना। देख लेना, मैंने क्रम से बता दिया आपको अच्छे से। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है किस छावनी के सैनिक दोस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत कर दी थी? बताओ। 130 नंबर क्वेश्चन आया यहाँ पर आपका। तो यहाँ आपका एरिनपुरा यानी डी लोक हो जाएगा दोस्तों। 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, वो बताइए। तो 131 का आपका बिथोड़ा राइट हो जाएगा। सी आपका लोक हो जाएगा दोस्तों। सी आपका क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर, हाँ, स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? ये बता दिया मैंने आपको, है ना। बार बार क्या ही बताना। नसीराबाद होगा इसमें। तो राजस्थान रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा इसमें आपका? इसमें आपका 1832 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राजस्थान, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? 134 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पर। कौन थे भाई? तो वो आपके मेहराब खां थे। कौन थे आपके? मेहराब खां थे। मेहराब का कहाँ लिखा है? इसमें लिखा होगा कहीं, ये देखो, लाल जयदयाल तथा मेहराब खां, ये दोनों ही थे आपके। राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा भाई। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक बताओ, है ना। कोटा का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? 135 नंबर क्वेश्चन। तो आपका राम सिंह द्वितीय था, महाराव राम सिंह द्वितीय, यानी आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न आपके 1857 विद्रोह के समय, ये तो भाई बता दिया मैंने, कुशल राज सिंह भी, है ना, बता दिया ना मैंने। तख्त सिंह के किसके नेतृत्व में अजमेर भेजी थी? तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल सिंह, सिंह भी हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा दोस्तों। हाँ ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर, और इसमें आपको मैं बता देता हूं। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे, ये देख लो। 1857 क्रांति हो गई छावनी, ये 1857 की क्रांति चल रही थी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो 45 100, ठीक है। 145 कह रहा है 20 जनवरी 1958 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ गुरुजी बिल्कुल, है ना। 1857 की क्रांति को ना एकदम है ना पूरा पढ़ लिया हमने। कर्नल होम्स होम्स हो जाएगा भाई। राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा। असत्य कथन बताना है। तो जयराम पेशा कानून मीणाओं के लिए लागू किया गया। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा, चार कथन आपके सामने है यहाँ पर। तो 146 का राइट कौन सा हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय उकेरली गांव में बिताया था, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, असंगत कथन बताइए। सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन मेवाड़ से प्रारंभ हुए, है ना, पहले तो ये लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में संप सभा की स्थापना आएगी आपके। ये भी एक ऑप्शन ऐसा भी लिखा गया है, संप सभा की स्थापना कहाँ लिखा गया, देखो ये देखो, है ना। संप सभा की स्थापना सिरोही में की गई। भगत आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया। अरे कब चलाया था भगत आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने, यही तो गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य कथन हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें सत्य पूछा था या असत्य पूछा था आपसे, सत्य कथन है, असंगति था, बिल्कुल असंगति यही है। सही तो किया है हमने। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन 148 में बताना है भाई, है ना। सत्य कथन बताना है कौन सा है आपका। तो इसमें आपका सत्य कथन चारों के चारों हैं, देखो पढ़ते ही पता चल गया। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में, बिल्कुल। इनका जन्म बंजारा परिवार में, बिल्कुल। गोविंद गिरी के गुरु का नाम राजगिरी था, ये भी ठीक है। मोतीलाल तेजावत का जन्म जयपुर के कोलियारी गांव में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सारे ही सही हो जाएंगे भाई, डी लोक हो गया, ठीक है, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है असत्य कथन बताइए। 149 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें आपका नीमड़ा हत्याकांड की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर से माणिकलाल वर्मा को भेजा, ये आपका असत्य कथन है। नहीं भेजा था इनको, किसी और ही व्यक्ति को भेजा गया था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। और यहाँ पर असत्य कथन फिर से 150 नंबर में बताना है, ठीक है। तो जनजातीय अपराध अधिनियम 1924 में मीणाओं को अपराधी घोषित करने के लिए पारित किया गया, बिल्कुल ये तो था। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1933, ये भी सही है, ठीक है। तो मीणा आंदोलन की शुरुआत श्री माधोपुर, हाँ बिल्कुल, सीकर से हुई थी, ठीक है। और मीणा विशाल सम्मेलन के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा नहीं थे भाई, ये गलत हो जाएगा। बंशीधर शर्मा नहीं थे, डी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों की क्लास आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। सुबह सुबह की क्लास है ये, है ना। और ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं है, आराम से आप पढ़ भी सकते हैं भाई, चाहे 1.5 गुना स्पीड में पढ़े, ठीक है मित्रों। धन्यवाद भाई।